और वैसे भी पेपर्स के थ्योरी के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं मिलता वैसे। वो पता नहीं, हम लोग को ओ लेवल्स में भी मेरी फ्रेंड नहीं भेजे थे, वो किसी वो वेबसाइट से मिल पढ़ के। जाएगा, लेकिन वो अभी टाइम लगेगा, वो आता है एंड पे ना तकरीबन। अभी अभी तो वाकई नहीं आएगा, थोड़ा सा मतलब पेपर से आखिरी पहले कुछ दिन में आएगा। मेरे पास वैसे एवरेज ना पड़े हुए हैं कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, या जिस तरह के हम्म क्वेश्चंस पूछे जाने होते हैं, वो मैं आपको डिस्कस, अब हम लोग ये कर लेना पेपर्स वगैरह पे ग्रिप कर लें एक दफा थोड़ी, तो इंशाल्लाह हम्म, इंशाल्लाह उसके ऊपर ना हम लोग काम भी करेंगे। सही है। उसको हम लोग ग्रेड बूस्टर के नाम से डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम लोगों ने ना वेव्स, मैंने आपको वेव्स की थ्योरी के क्वेश्चंस करने के लिए स्टार्ट करवाया। तो वेव्स की थ्योरी में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास वेव्स का जो जितने जितने एरियाज कवर होते हैं, ये सुपरपोजिशन और स्टेशनरी वेव्स इसमें शायद नहीं आएंगी, स्टेशनरी वेव्स शायद नहीं आएंगी, सुपरपोजिशन इसमें इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। सो बाय द रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो क्या होती हैं आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स? अम्म, क्या कहते हैं, टाइप ऑफ मैकेनिकल। नहीं नहीं, इनको बाय द रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी आपने बताना है। द वेव्स इन विच एनर्जी प्रोपगेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पार्ट वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और इन विच द वाइब्रेशन वाइब्रेशन सोर्स ऑफ या पार्टिकल्स इज, जी वाइब्रेशन ऑफ सोर्स या वाइब्रेशन ऑफ हाँ, पार्टिकल। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आप कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में ना पार्टिकल्स की हम्म वाइब्रेशन मैटर करती है। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द एनर्जी प्रोपगेशन, ठीक है, जैसे साउंड वेव है आपकी, ठीक है। जैसे साउंड में ना आपके पास पार्टिकल्स यूं जा रहे होते हैं, और सॉरी वेव इधर जा रही होती है, और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में या बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, ठीक है। ठीक है। यस। तो उसके बाद आपको एक सीआरओ उसने दिखाई है, कह रहे कार हॉर्न emits a sound wave through a frequency of 800 hertz. A microphone and a CRO used to analyze the sound wave. The waveform displayed on the CRO seen as shown in the figure. ये आपको CRO का उसने दिखाया हुआ है। कह रहा है कि डिटरमिन द टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ द सीआरओ। आपने टाइम बेस्ड सेटिंग निकाली है, तो टाइम बेस्ड सेटिंग आप कैसे निकालेंगे इसकी? आपके पास क्या की चीजें गिवन है? आपके पास लेंथ ऑफ द वेव गिवन है, उसके बाद टाइम बेस्ड सेटिंग हम निकालने के लिए हमें उसने फ्रीक्वेंसी दे दी हुई है, कितनी है? 800 हर्ट्ज। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या होगा जी? आपका 1/फ्रीक्वेंसी। तो करिए जरा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/800 हर्ट्ज। कैलकुलेटर पड़ा है? हाँ जी, इसका आंसर आ रहा है, एक सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, मैं उसमें करती हम्म। ENG प्रेस करो ना उसका। हूँ। एक सेकंड, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला रहे, 0.00125। हाँ हाँ, 0.00125 ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड हो गया। अब आपने टाइम बेस्ड सेटिंग जब भी निकालनी होती है तो आप क्या करते हो? आपको टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस्ड सेटिंग इनटू लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपके पास क्या आ गया? 0.00125 इज इक्वल टू एक्स। अब लेंथ ऑफ द वन वेव आप देखिए कितनी है आपके पास टोटल, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितनी वेव्स पड़ी हुई हैं? अगर हम चेक करें तो आपके पास टू 2 वेव्स है। 1.5 वेव्स हैं, सॉरी 2 वेव्स हैं, यस, हम्म 2 वेव्स है ना, हम्म सही है। तो 2 वेव्स सही है। कितने सेंटीमीटर में? हाँ, ये ना, एक सेकंड काउंट। आप इस तरह करो, 2 वेव्स को छोड़ो, आप यहाँ से ये देख लो
कि एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट से वेव उठा लेते हैं हम यहाँ से वेव उठा लेते हैं। ये मेरे पास अगर सेंट्रल लाइन है, ठीक है, ये अगर नहीं, ये सेंट्रल लाइन नहीं है, इससे ऊपर सेंट्रल लाइन है, अगर ये सेंट्रल लाइन है तो अगर यहाँ से जब आप शुरू कर रहे हैं तो वापस आपके पास यही वेव जाके यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे आपके पास बन सकती है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मीन मैं वैसे इसको इस तरह करवाता हूँ, 1 2 3 4 5 के 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है। और 5 सेंटीमीटर में आप अगर गौर से देखें तो अगर कितने क्वार्टर लैम्डास हैं या कितनी वेव्स हैं, एक वेव यहाँ पे आ गई और दो हाफ वेव्स कर लेंगे उसका, 2.5 हो जाएगा। यस, ठीक है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि मेरे पास जो लेंथ ऑफ वेव है वो बेसिकली है 5 सेंटीमीटर में मेरे पास आ रही हैं 2 वेव्स, तो 2.5 वेव्स आपके पास आ जाएंगी, 2.5 ये आपके पास आ जाएगा। तो बस हाँ, दोबारा बोलें। ये टी पी और टी पी के, एक तो टाइम बेस है, दूसरा क्या है? एक टाइम पीरियड है, टीपी टाइम अच्छा, पीरियड है, टाइम। और ये टाइम बेस। ठीक है। कैलकुलेशंस करो एक्स के लिए। Uh, 0.0005। यस, 0.0005 सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास तकरीबन बन रहा है कितना, 50 मिली सेकेंड अगर हम देखें इसी तरह, या 5 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 1000 कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 1000 करो। 5 मिली सेकेंड हो जाएगी। 0.5 आ रहा है। 0.5, ठीक है। हम्म। 0.5 मिली सेकेंड कर सकती हो या 5 मिली सेकेंड कर सकती हो, कोई भी आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये आपके पास 0.5 मिली सेकेंड्स, या बल्कि इस तरह लिख दें कि उसने सेकेंड्स में लिखा हुआ है तो -3, या फिर हाँ बल्कि ज़्यादा बेहतर है हम प्रॉपर साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएं, हम लोग लिख लेते हैं 5.0 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 2 3 4 -4, ठीक है। ठीक है। ओके, ओके, द नेक्स्ट वन इज, अब आपको बोल रहा है कि द इंटेंसिटी आई ऑफ द sound at a distance r from a car horn in B is given by the expression I is equals to k divided by r square, where k is constant. K is constant. Figure 4.2 shows the car in B on the road. ये उसने दिखाया हुआ आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि an observer stands at point O. Initially the car is parked at point X with which is 120 meter away from the point O. The car then moves directly towards the observer. ये directly towards the observer का मतलब आपके पास ये क्या है, डॉपलर्स इफेक्ट टाइप एक चीज है, ठीक है। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट वाई, ठीक, एंड द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये इंफॉर्मेशन सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द कार हॉर्न्स कंटिन्यूसली इमिट्स द साउंड व्हेन द कार मूविंग between the point x and y. The sound wave at point O has the amplitude ax when the car is at x and ay when the car is ay. Calculate the ratio of ax and ay, ठीक है। अब आप देखिए, पहले हम लोग इस इधर आते हैं। आपके पास जब कार यहाँ से साउंड जनरेट कर रही है पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ऑब्जर्वर जो यहाँ पे सुन रहा है एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू ए एक्स, या मैं इंटेंसिटी से चलूंगा क्योंकि मुझे इंटेंसिटी के साथ रिलेशन बनाना है, आई एक्स। तो आई एक्स का मतलब दिस आई एक्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, आई एक्स के लिए आपका आर कितना है, आर इज 120 मीटर, ठीक है ना। सही है। ओके, और आई वाई के लिए आपका आर कितना हो गया फिर, यानी ये आर एक्स कर लो, ये आर वाई कर लो, ये कितना हो गया अब आपका 30। 30 मीटर हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम लोग इंटेंसिटी का रिलेशन लेते हैं
I1 divided by I2 is equals to R2 डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसने ऊपर बताया हुआ है इनवर्स प्रोपोर्शन है। जब हम इनवर्स प्रोपोर्शन पे बात करेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी मेरे पास कि I y divided by I x is equals to R x divided by R y का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है। ओके तो आपको एम्पलीट्यूड की फॉर्म में चाहिए आंसर। आप बस वैल्यूज पुट कर लो। आर एक्स आपके पास कितना है 120 है और आर वाई कितना है 30 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स। करिए जरा कैलकुलेशन। 30 का 4 और 2 स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना? 16, यस। ओके, आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 16। लेकिन आपको एम्पलीट्यूड चाहिए तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्यों बोला कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी होता है, तो अगर आप एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास हो जाएगा आई वाई डिवाइडेड बाय आई एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, एंड दैट विल गिव यू द रिलेशन ऑफ ए वाई विद ए एक्स। ठीक है, ठीक है, तो अब करके और आ जरा गया। यस, तो एम्पलीट्यूड ड्यू टू y डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ड्यू टू x इज इक्वल्स टू 4। सही है, तो एनालिसिस की रेशियो भी हम लोग इसी तरह ही लिखेंगे। यस, हम हमें रेशियो बोला ना उसने कि ए वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू, आपने बतानी है। तो ए वाई डिवाइड बाई एक्स आपके पास कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। मतलब कार आपकी जब वाई पॉइंट पे पहुंची तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि इंटेंसिटी 16 टाइम्स है, तो आपका आंसर सिंपली 4 हो जाएगा। सही है। ठीक। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास आ जाएगा यस, कह रहे कि when the car is parked at point X, the frequency of the sound from the horn is detected by the observer is 800 hertz. At the when the car moves from X to Y, a maximum change in it or in the detected frequency is 16 hertz. The speed of the sound is 330 meter per second. Determine the two significant figures, or determine two significant figures. The minimum wavelength of the sound detected by the observer. Wow, what a question! And maximum speed of the car. ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। तो आप मुझे ये बताइए, केस कौन सा, ये टूवर्ड्स का है अवे का है? है जी, ये एक सेकेंड, टूवर्ड्स का है। कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू। ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है ना कार, ये देखो एक्स ये वाई की तरफ आ रही है, तो ये टूवर्ड्स का हाँ, केस। सही है, सही है। अगर टूवर्ड्स का केस हो तो हम लोग डॉपलर का कौन सा रूल लगाते हैं? एफ ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस या प्लस वी एस? प्लस। माइनस, ठीक है, माइनस। अब ये का नहीं होता था माइनस? नहीं, अभी का नहीं होता, अच्छा। माइनस होता है प्लस में। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आपको पता है कि टूवर्ड्स के केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है दैट वुड बी ग्रेटर देन एफ एस, है ना? और इस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा होने के लिए आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसको छोटा करना पड़ेगा हमें। सही बात समझ गए हो? यस। तो अगर हमें छोटा करना पड़ेगा इसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो अब आप सबसे पहले तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। उसने बोला हुआ है कि जो मिनिमम, बल्कि आपको ना ये वाला फार्मूला यहाँ लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप जस्ट डायरेक्टली इसको यहाँ के लिए रख लें, इधर के लिए रख लें, यहाँ मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा इसको। मुझे यहाँ पे उसने बोला हुआ है आप मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करें ना, द मिनिमम वेवलेंथ। आपको पता मिनिमम वेवलेंथ कब होती है? लेमडा मिनिमम एट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे आपको मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी जी?
आपको पता है, अगर उसने बोला यहाँ पे एक क्लू है, देखो 800 के अंदर 16 का चेंज आया है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी 800 प्लस 16 एंड 800 माइनस 16। तो जब आप 800 प्लस 16 में जाएंगी तो यू विल गेट 816 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। जब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगी दैट विल बी इक्वल टू योर मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए जरा बाय यूजिंग v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो आपके पास लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 330 साउंड की स्पीड है और डिवाइडेड बाय 816 हर्ट्ज। तो करिए जरा। ये क्वेश्चन समझ आया? 16 0.40 आ रहा है आंसर। 0.40 मीटर है ना? मीटर। यस, तो 0.40 मीटर पे अगर हम लोग इसको चेक करें, 0.40 मीटर, 0.40 मीटर, उसने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का हमें बोला हुआ है, तो ठीक है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आपको बोल रहा है यहाँ पे अब आपके पास होगा स्पीड ऑफ द कार निकालनी है आपने। जब स्पीड ऑफ द कार निकालेंगे तो एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, और टारगेट इज एक वी मिनट, एस, एक मिनट। है ना? सर ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, हाँ हाँ, एक सेकंड। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोले। लैम्डा। हाँ सही है, सही है, सही है। मुझे लगा था शायद वो 816 को ऊपर आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लेकिन सही है, सही ठीक है, बात समझ गई आप? है। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, वी निकालना है। तो अब आप जब वी निकालते हैं ना यहाँ से, तो आप रीअरेंज करें। सबसे पहले फार्मूला रीअरेंज करना है आपने, और कुछ नहीं करना। एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ एस इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। ये हो गया। एफ अब एफ ऑब्जर्व्ड आपकी 1860, ये क्योंकि उसने बोला हुआ है कि डिटरमिन फॉर टू सिग्निफिकेंट फिगर, जब वो टुवर्ड्स आ रही है तो टुवर्ड्स के लिए आपके पास एडिशन होगा, तो यू विल गेट 816 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 800 है, दैट इज इक्वल्स टू वी आपके पास है जी 330। बल्कि मैं इस तरह करता होता हूँ, मैं इसको ना एंड पे लेके जाके सॉल्व करता होता हूँ, वी माइनस वी एस। अब ये सॉल्व करके दो मुझे। 816 डिवाइड बाय 800 करना है। हाँ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का तो 1.02 आ रहा है ना। बस ठीक है, 1.02 वी माइनस 1.02 वी एस इज इक्वल टू वी हो जाएगा। तो ज़रा इनको रीअरेंज करें हम, तो हमारे पास हो जाएगा वी 0.2 वी इज इक्वल टू 1.02 वी एस। तो हमें क्या निकालना है जी, वी एस, गाड़ी की स्पीड निकालनी है। तो वी एस आपके पास कितना हो जाएगा, 0.02 वी डिवाइडेड बाई 1.02। तो अब बस वैल्यूज पुट करो, 0.02 इंटू वी की वैल्यू कितनी है, 300 330, हम्म हाँ 330 है, ठीक, डिवाइडेड बाई 1.02। ये आपके पास एक मेथड है। दूसरा, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकती हैं। जब आप ये करेंगी, अब मतलब यहीं पे वैल्यूज भी प्लग इन कर दो। जब वैल्यूज यहाँ पे आप प्लग इन करेंगी ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.02 इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू आपके पास कितनी आती है जी, वी इज 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस वी एस। क्योंकि आपके पास यहाँ पे वैल्यूज देखो इस फॉर्मेट में आई हैं, इसलिए मैंने इनको पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना के सॉल्व किया। तो आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आंसर आया? 6.5। यस, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें सर वो भी बताते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह कितने लिखने हैं। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये है कि आपके इस डेटा में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने उससे ज्यादा आंसर नहीं लेके जाना आगे, ठीक है। आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, आंसर का जो सिग्निफिकेंट फिगर है दैट मस्ट बी फॉलोड बाय, दैट शुड बी इक्वल्स टू
लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ डाटा। तो आपके पास डाटा में आप देखेंगे तो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। ये आ रहा है यहाँ ना, पे ये 16 तो है, 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। है, ये 1 है, ठीक है, सही है। अच्छा तो स्पीड का हम 3 है ना? स्पीड का 3 है, नहीं डाटा जितना भी जिससे भी ये सारी कैलकुलेशंस हुई है ना, उस सारे डाटा को हम लोग देखें अगर, तो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है, 800 हर्ट्ज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर में डाटा लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, हमें थोड़ा सा 1 सिग्निफिकेंट फिगर पर डाटा लिखना मतलब डिस्करेज किया जाता है, तो इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे लिए बेस्ट है। सही है। ठीक है, तो यानी मतलब इसमें 6.5 सही है, वरना या तो ये भी लिख सकते हैं 6.47। 6.47 नहीं है, क्योंकि ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चला जाता, तो लेकिन ये ये क्योंकि स्पीड है, तो स्पीड ऊपर जैसे 330 दी हुई है, वो तो 3 330 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आ रहे। आपके पास ना नहीं, 333 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन आपने उसी स्पीड के मुताबिक नहीं जाना। एक्चुअली जो भी मर्जी आप डाटा कैलकुलेट करें, ठीक है, लेकिन आपके पास जो वैल्यू जो भी कैलकुलेट करें, जो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है ना डाटा की, उसका आंसर आपने देखना है, ठीक है, उसके मुताबिक ठीक, आंसर को लेके चलना, ठीक है, सही है। सही। ये बात क्लियर हो गई। हम्म अच्छा, ये इसी तरह डॉपलर इफेक्ट है, ये आप खुद कर लेंगी, नो प्रॉब्लम, डिफाइन फ्रीक्वेंसी ये भी आप कर लोगी। ये अभी मैंने सीआरओ के मुताबिक एक करवा दिया, अभी बाकी आपने करना है, ये भी आपका डॉपलर का है, ठीक है। सर डॉपलर का एक करवा दें वैसे। डॉपलर का एक और करा दूं, हम्म अभी करा देते हैं, ये करा देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है दिखने में, है ना। कह रहा है स्टेट व्हाट इज मीन बाय द डॉपलर्स इफेक्ट। तो क्या होता है जी डॉपलर्स इफेक्ट? भूला डॉपलर्स कुछ इफेक्ट, द apparent change in या चेन इन हाँ apparent change in the frequency of wave, ठीक है, apparent change in, तो डॉपलर का एक क्वेश्चन लाजमी, या डॉपलर का या पोलराइजेशन का क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, apparent change in frequency of wave। अभी आपका पोलराइजेशन का एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा, क्योंकि वो नया टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस डालते हैं मोस्टली एग्जाम्स में। apparent change in the frequency of wave due to relative motion of relative motion of source and observer, ठीक है। relative motion of source and observer का मतलब कि दोनों भी मूव कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी मूव कर सकता है, उनकी वजह से जो आपके पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। वेवलेंथ भी लिख सकती हो आप, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। सही। कह रहा है कि चाइल्ड sits on the rotating horizontal platform in a playground. The child moves with a constant speed along the circular path as illustrated, ठीक है, नजर आ रहा है आपके गोल गोल घूम रहा है। पॉइंट पी पे उसकी फ्रीक्वेंसी है, सॉरी स्पीड है 7.5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। टू द डिस्टेंट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहीं पे यहाँ पे बैठा हुआ है कोई बंदा, ठीक है, और वो इसको नोटिस कर रहा है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग अलोंग द डिस्टेंस अवे from the child during one particular revolution, the child moving at a speed of 7.5 meter per second starts blowing a whistle at a point P and stops blowing whistle at point Q। अच्छा, यहाँ से उसने विसल करना शुरू किया और यहाँ से करता 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 गया पॉइंट क्यू पे जाके इसने विसलिंग बंद कर दी। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने नोटिस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सर्कुलर बात, द विसल इमिट्स साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 950 हर्ट्ज, ये आपके पास एफ एस है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस, ये आपके पास वी है। एंड डिटरमिन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हेयर्ड बाय द डिस्टेंस ऑब्जर्वर। तो आप मैक्सिमम साउंड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस होगा, तो तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करें तो हमें क्या करना पड़ता,
प्लस करना। प्लस करना पड़ता है। सही, बात समझ आ गई? यस। तो अब एफ ऑब्जर्व्ड आपने निकालनी है। एफ एस आपके पास कितनी है जी? 950 हर्ट्ज। ठीक है। स्पीड ऑफ द वेव 330 मीटर डिवाइडेड बाय 330 माइनस 7.5। ये जो वी एस होता है ना, ये आपके पास हमेशा छोटे वाली स्पीड होती है। ठीक है। ठीक है। यस, ये बताइए जी क्या आंसर आएगा? ये आ रहा है 972.1। यस, 972.1 हर्ट्ज। तो आप आंसर को कहाँ पे मैनेज करेंगी जाके? अब आप देखें, आपके पास जितना भी डाटा है टू वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहा है तो थ्री सिग्निफिकेंट सॉरी टू सिग्निफिकेंट में हम लोग इसको लेके जाएंगे। तो इसको हम 970, 970 सही। यस, 970 हर्ट्ज पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सही, बात समझ आ गई? यस। यस। फिर कह रहा है कि डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हियर्ड बाय द डिस्टेंस ऑब्जर्वर। उसको फ्रीक्वेंसी कैसी सुनाई देगी? फ्रीक्वेंसी वेरिएशन क्या आएगा? यस, थोड़ा मुझे आइडिया दे सकती हैं या मैं स्टार्ट करूं? अब देखो, आप ना, ये आपके पास एक रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब ये है कि इस पॉइंट से अगर हम जस्टिफाई करना शुरू करें तो हमारे पास रिलेशन बनता है, वो ये कि पॉइंट पी क्यू, और मैं इसको आर मान लेता हूँ। पॉइंट पी से आर तक आपका ऑब्जर्वर किधर को जा रहा है? सॉरी, सोर्स किधर को जा रहा है? टुवर्ड्स, है ना? और बाद आर में से अवे। क्यू पे अवे जा रहा है। यस। तो आपने ये देखना है कि फ्रॉम frequency of the sound here increases and then decreases as the source moves towards and then away। ठीक है। अगर ये पूरे सर्कल पे विस्लिंग कर रहा होता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये अवे ही जा रहा होता। ठीक, तो ये अवे जा रहा होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आती, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टुवर्ड्स होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती? बढ़ती। ठीक है। सही। सही। तो हम लोग ये कह देंगे कि एज द source moves towards moves towards and then away with a constant speed, इसकी वजह से क्या हो रहा है? So the frequency observed, the frequency observed increases and, या ऐसे भी कर लो, observed is increased beyond P and then decreases till point Q। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हम लोगों ने ऐसे मेंशन कर दिया। ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, गुड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी यही क्वेश्चन एक और फॉर्मेट में कहीं आगे हमारे पास डॉपलर इफेक्ट में होगा डेफिनेटली। तो डॉपलर के लिए काफी है ये। काफी है। ओके, चीजें समझ आ गई ना तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी। मोस्टली डॉपलर्स में हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको ना किसी और क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊं जिसमें इंटेंसिटीज की कैलकुलेशंस हैं। यस, और फेज डिफरेंस की यस, ये वाला क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन। इसमें कुछ फेज डिफरेंस भी आई थिंक कैलकुलेट करवा रहा है। यस, और इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करवा रहा है। द वेरिएशन
with time t of the displacement of the particle caused by the progressive wave r is shown in figure 7.2. ठीक है, और for the same particle the variation with the time t of the displacement x caused by the second wave s is also shown. ये दो waves का उसने displacement आपको दिखा दिया हुआ है और आपको ये बोला है determine the phase difference between the wave r and s, include an appropriate unit. तो आप फेज डिफरेंस, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने ये देखना है कि दो आइडेंटिकल पीक्स के बीच का गैप निकालें अगर हम, और उसको टाइम पीरियड के साथ डिवाइड करें, क्योंकि ये आपका टाइम एक्सिस है. ठीक है, तो इसकी ना मतलब एम्पलीट्यूड्स पे ना जाओ कि आपको एक का एम्पलीट्यूड कम और एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा. आप सिर्फ ये देखिए कि आपकी ये जो वेव आर है ना, पहली वेव आर यहाँ खत्म हो रही है. ठीक है, ओके, और पहली वेव एस आपकी यहाँ खत्म हो रही है. हाँ, लेकिन उसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी वेव को काउंट करेंगे, तो फिर हाँ, तो वो भी ऑप्शन है, उस तरह भी कर सकते हैं, उस पर भी मैं लेके आता हूँ. लेकिन सबसे पहला तरीका ये है कि आपकी वेव्स यहाँ खत्म हो रही है ना, मतलब देखें आपकी जो आर वेव है वो जाके यहाँ पे वाइंड अप हो रही है अब 0.6 के ऊपर. तो जो एस वेव है वो पहली वेव कहीं से ऐसे पीछे से आई होगी, यहाँ पे आके खत्म हो रही है. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास कितना है? 0.1 ये 2 1 3 होगा, 4 0.1. 0.1. और इनमें से टाइम पीरियड आप आर वाली वेव से आराम से निकाल सकती हैं. तो आप यहाँ पे कर लेंगी कि फेज डिफरेंस की कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. T इज इक्वल्स टू, सॉरी, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T, स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T इनटू 360 डिग्री. हम डिग्रीज में लिख सकते हैं. स्मॉल टी आपके पास है जी 0.5 सेकेंड्स और कैपिटल टी है 0.6 सेकेंड्स इंटू 360 डिग्री. तो करिए जरा, क्या आंसर आएगा? कितना? 300 डिग्री. यस, 300 डिग्रीज. ठीक है, और अगर आप 0.5 और 0.6, हाँ 0, 0.5 ऐसे है कि हमने उसको माइनस किया है क्या? यस, ये जो टी होता है ना, ये टी आपने निकाला 0.6 माइनस 0.1 से, और ये आपका कैपिटल टी तो है किसी भी एक वेव का टाइम पीरियड है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है ना वो आपका टाइम पीरियड है. और फिर आपका अगर मैं यहाँ से देखूँ 0.6 माइनस 0.1. ठीक है. ठीक, बात समझ आई. अगर मैं यहाँ से देखूँ इस पॉइंट से यहाँ तक, तो ये मेरे पास ब्लैक ब्लू वाला क्या है 0 पॉइंट, ये स्मॉल टी है. ठीक है, ये वाला स्मॉल टी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बिग टी है. एक तो ये तरीका है, मतलब आप इसमें ये लिख सकते हो 0.6 इंटू 2 पाई रेडियन. अब करो क्या आंसर आ रहा है? है, ये तो लग गया. नहीं, गलत नहीं आएगा, सही आएगा, परेशान नहीं हुआ करो. 0.5 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.6 हाँ इंटू 2 और फिर 2 पाई. 3.142 करते हैं. नहीं, सिंपल 2 कर लो बस, पाई रेडियंस में देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, 3.2. 3.142 होता है, लेकिन आप इस तरह कर लो 10/6 पाई कर लो. तो ये क्योंकि पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 6 पाई हो जाएगा. तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4/3 पाई रेडियंस, नहीं 5/3, सॉरी 5/3 पाई रेडियंस. ठीक है, 5. तो बस हम ये करेंगे 5/3 इंटू 3.2. नहीं 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 नहीं, ऐसे 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 5/3 रेडियन. अच्छा, इसलिए गलत आ रहा हूँ. ठीक है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकती हो. आपको पता है डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से डिवाइड किया जाता है.
तो पाई को एज इट इज अच्छा, छोड़ दो। हाँ जब हम उसमें लिखते हैं ना, क्या कहते हैं कैलकुलेटर में, 5 × 3.2/3, हाँ, तो क्या इसमें पाई नहीं डालो तुम कैलकुलेटर में, तुम बस सीधा सीधा ये वाला कर लो, ये करो 30 का 6 से करो तो ये 5 हो जाएगा, ये कर दो 3, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5/5 तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं। अब मैं एक और भी चीज समझाता हूँ, जरूरी नहीं है हम लोग ऐसे करें। अब आपने आपने मुझे एक और भी चीज बताई ना कि हम दो आइडेंटिकल पोजीशंस के दरमियान का डिस्टेंस क्यों नहीं ले सकते, तो वो डिस्टेंस भी ले सकते हैं। ये जो देखो 5/3 रेडियन है, वो हाँ, फाइनल आंसर है, यानी मतलब जो हम लोग रेडियन में करते हैं वो फ्रैक्शन उसमें वगैरह में पाई आएगा। आना जरूरी होता है, हाँ उसमें पाई जरूरी अच्छा, होता है। ठीक है, सही है। जो हम तो रेडियन में करते हैं ना फाइव, उसमें पाई जरूरी होता है। ठीक है। सही बात समझ गई है। हाँ जी। अच्छा, अब एक और भी चीज, तो अब तुम कहोगे फेज डिफरेंस के ऊपर इतनी सारी बात कर रहे हैं सर, फेज डिफरेंस के लिए तुम कोई भी 2 पॉइंट्स और ले सकती हो। लेट्स से मैंने ये 0.6 और ये वाला पॉइंट ले लिया, ये 0. कितना है 0.6, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 0.7 है, ऐसे ही है ना, हम्म 0.7। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री कर लेंगे हम लोग। तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 360, करो जरा क्या आंसर आएगा। 60। 60 डिग्री, यस, सही है। अब 60 डिग्री बेसिकली आपके पास, आप इसी को अगर करें 0.1 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 2 पाई रेडियन, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी इन चारों में से कोई एक आंसर भी आप लिखेंगे तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज करेक्ट। ठीक है, लेकिन ये क्या कहते हैं, पहले का आंसर 300 डिग्री आ रहा था, फिर उसके बाद 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री है। अब आप देखो, आपने सर्कल के ऊपर जाना है, चलो सर्कल को छोड़ो, आप क्वाड्रेंट्स पे चली जाओ। मैथ्स पढ़ती हो? नहीं। अच्छा फिर ठीक है। ओके, मैं समझा देता हूँ तुम्हें, मसला नहीं है, मैथ्स का जरूरी नहीं है तुम्हें मैथ्स आता हो तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आए, वैसे भी आप कर सकती हो। सपोज मेरे पास ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ये वाला एंगल भी उतना ही है, ये भी 60 है ना, 60 होगा। ठीक है। हम्म तो अगर हम यहाँ से, 90 मतलब माइनस 60 करेंगे फिर 30 आ जाएगा। हाँ, फिर आपके पास यहाँ से इसी तरह आप अगर जाएं, यहाँ से इधर चले जाएं, ठीक है, तो हम्म ये वाला एंगल, जब ये ऊपर ये वाला एंगल 60 है, तो अगर हम इसको, सॉरी, इसको 60 डिग्री मान लें, इसको, ठीक है, यानी आप सादा लफ्जों में कह लो कि मैथ्स की तरह ये नहीं होता कि क्वाड्रेंट अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल नेगेटिव होगा, ऊपर नीचे हम्म एंगल है कि जितना है, हम्म ठीक है। तो अब अगर मैं ये देखूं कि मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर रहा हूँ तो मेरा 60 डिग्री है, लेकिन अगर मैं यही एंगल नीचे बिलो द एक्सिस जाके मेजर करता हूँ, क्या करता हूँ, बिलो द एक्सिस जाके मेजर करता हूँ, बिलो द एक्सिस में आपके पास ये देखो यहाँ से है, आप यहाँ से गए, यहाँ पे घूम के यहाँ पे आए, तो ये कितना डिग्री है देखो, 360 माइनस 60, तो कितना हो गया, हम्म 300। ठीक है। तो हम्म आपकी फिजिक्स ये नहीं आपको बाउंड करती कि आप बिलो द एक्सिस मेजर कर रहे हैं एंगल या अबव द एक्सिस, बस आपने एक्सिस पे वो देखना है, क्वाड्रेंट देखना सही है। है। बात समझ आ गई? हम्म सही है। ओके, अब आते हैं जी एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पे, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे लाया है, दैट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव आर टू द इंटेंसिटी ऑफ एस। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हमने इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो डिड वी से दैट इंटेंसिटी ऑफ आर डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ एस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ एस होल स्क्वायर, किया था ना हमने? एम्पलीट्यूड ऑफ एस ऊपर नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, ये एम्पलीट्यूड है, वो जो था ना वो ये डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
हाँ याद करो, जो इंटेंसिटी यार है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। सही है। तो वो जो था दैट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, वो उसको आप अलग से कर सकती हो। आप उसको ये कह सकती हो कि इंटेंसिटी का एक रिलेशन और था जिसमें जो अभी आप मुझे बता रही हैं, दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यस, ओके आर तो अब बेसिकली डिस्टेंस को कहते हैं। हाँ आर या एक्स भी लिख सकता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो क्या लिख रहा है, एक्स भी लिख सकता है, ठीक है। ठीक। जिस तरह एम्पलीट्यूड को भी ए लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हम्म हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसको जो मर्जी अल्फाबेट दे दें, बट हमने यहाँ की वैल्यू देखनी है। अब आप देखिए आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम जाएं आर वाली वेव के लिए, तो ये कितनी ऊपर है चेक कर सकती हो, 3.24, 3.4 है ना। 3.4। यस। और जो आपकी वेव छोटे वाली वेव है वो कितनी है, आई मीन वही बस, वो आपके पास 2.2। 2.4, 2.2 है ना। यस। 2.2 है, यस एग्जैक्टली। ये अगस्त 2.2 पे जा रही है। तो बस आप इसको देखें, आपने यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करनी है। आई आर डिवाइडेड बाय आई एस दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ आर हमने निकाला कितना, 3.4 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ एस आपके पास कितना है, 2.2 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करें जरा। ये आ गया है 2.4। यस, तो ये रेशो आपने निकाल दिया, सही है। सही है। इस तरीके से आपने इंटेंसिटी के क्वेश्चंस करना है। अब यही वाला क्वेश्चन आगे फिर उसने रिपीट किया है, मेरा ख्याल है अब आप कर सकती हो, फेज का भी मांगा है उसने। अच्छा उसके बाद ये ऊपर लॉन्गिट्यूडनल का था, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं कराता हूँ, ये डॉपलर इफेक्ट है। अच्छा अब आप देखो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अगर लाउड स्पीकर ऑसिलेट्स विद द फ्रीक्वेंसी एफ to produce the sound wave of lambda L and loudspeaker makes n oscillations in time t. कितनी oscillations बना रहा है n? तो state an expression in terms of sum or all of the symbols f, lambda and n for the distance moved from the wavefront in time t. तो आपके पास कोई भी वेव किसी भी एक सोर्स से कितने वेव फ्रंट्स आगे जाती है इन टाइम टी, ये हम लोग निकालें अगर, तो वी कैन से ये आपके पास 1 लैम्डा है, ये आपके पास 2 लैम्डा है, ये आपके पास 3 लैम्डा है एंड सो ऑन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास, n लैम्डा हो जाएगा, सही है। और टाइम अगर हम लोग निकालें तो हमें पता है कि s इज इक्वल्स टू vt के फॉर्मूले के मुताबिक your time is equals to total distance divided by v, ठीक है। तो बल्कि नहीं, आपको यहाँ ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता, यहाँ पे आपके पास लगेगा कि अगर एक, फ्रीक्वेंसी वाला ही। हाँ फ्रीक्वेंसी वाला भी लगा सकते हैं, कि अगर आपके पास एक वेव के लिए टाइम जो है कैपिटल टी है, टाइम कैपिटल टी है, यस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो स्मॉल टी होगा ना ये आपके पास कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी का मतलब 1/f है, ठीक है। तो स्मॉल टी टोटल नंबर ऑफ वेव्स के लिए आपका जो टोटल टाइम हो जाएगा दैट विल बी नंबर ऑफ वेव्स इनटू टाइम फॉर वन वेव, ठीक है। तो क्योंकि इसने हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन यहाँ नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे n डिवाइडेड बाय f, क्या लिखेंगे, n डिवाइडेड बाय f। फिर बोल रहा है कि यूज योर आंसर टू डिड्यूस द इक्वेशन दैट इज रिलेटिंग द स्पीड ऑफ द साउंड। तो अब आप लिखेंगे v इज इक्वल्स टू f टाइम्स लेमडा। तो v इज इक्वल्स टू f हमारे पास क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है, जो कि सर एक मिनट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, हम्म, इसका क्या ये
ये तो टोटल टाइम का हमने लगा दिया ना, हाँ हाँ, नंबर ऑफ वेव टोटल मतलब टाइम। टोटल। टोटल टाइम बेसिकली मैंने बोला नंबर ऑफ वेव्स इनटू टाइम टेकन फॉर अ सिंगल वेव। तो जब हम लोग क्या कहते हैं टाइम को निकालेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी कैसे आ गया? एक्चुअली टाइम की फॉर्म में उसने हमें एक्सप्रेशन नहीं बोला हुआ, उसने बोला हुआ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकालना है। हम्म ठीक है, तो तो उसमें तो टाइम पीरियड का हाँ, एक सेकंड। टाइम पीरियड आपका 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है ना। हाँ 1/फ्रीक्वेंसी। सही है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यस। किया। ठीक। अच्छा, अब हमें उसने बोला कि आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की फॉर्म में लिखिए। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, इसको हम लोग कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इनटू वेवलेंथ। ठीक है, अब वेवलेंथ के लिए भी हम लोगों ने कर तो दिया था, लेकिन वेवलेंथ की हमारे एक्सप्रेशन में है तो हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय स्मॉल टी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, दैट वाज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय f, है ना, इनटू लैम्डा। हम्म ओके, थोड़ा सा रीअरेंज करिए और गेट योर आंसर। v इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय, बल्कि हम इसको यूं कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए यूं कर लेता हूँ, n डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय f। ये आपके दो एक्सप्रेशंस हो गए, इनटू लैम्डा हो हम्म गया। तो ये आपका हो गया n डिवाइडेड बाय 1 इनटू f डिवाइडेड बाय n इनटू लैम्डा। ठीक है, तो बस यहाँ से आप n और n को कैंसिल कर दें, तो यू गॉट v इक्वल्स टू f टाइम्स लैम्डा। ये इक्वेशन आपकी सही आ जाना है is basically the evidence of all those expressions which we had developed at the top। ठीक है, ये ऊपर जितने भी सही है। बने हैं, अगर ये सही ना होते तो आपकी इक्वेशन सही नहीं होनी। हम्म हम्म, सही हो गया, बात समझ आ यस। गई। बस बाकी आगे तुमने क्वेश्चंस करना है इसी तरह, मेरी एक आगे क्लास चल रही है तो मैं उस पर निकलता हूँ। वेव्स का ये ठीक मैं है टॉपिक भेज ये। दूँ आपको, पूरी वेव वर्कशीट। हाँ जी ये पूरी वर्कशीट भेज दें, ठीक होगा, जो सॉल्व कर लिए वो भी। हाँ वो भी मैं भेज देता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझसे पूछना, क्योंकि मीनवाइल आप प्रैक्टिस करेंगी तो डेफिनेटली यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स, तो मुझे देखना है आपने कि ठीक है। क्या इश्यूज आ रहे हैं। सही है। ठीक है, ओके, हम्म सी यू देन इंशाल्लाह। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।